दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं सीटेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए सही रणनीति और सही कंटेंट। अगर सही रणनीति मिल जाए और सही कंटेंट मिल जाए तो ये मान के चलिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में कहीं से लेकर कहीं तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी साथियों। और जैसा कि बात करते हैं, अब आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, ना ही सही रणनीति के लिए और ना ही सही कंटेंट के लिए, क्योंकि मैं आपको सही रणनीति और सही कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं। बस आपको क्या करना है कि मेरे द्वारा जो शेयर की गई रणनीति है उसको आपको फॉलो करना है और साथ ही साथ मेरे द्वारा शेयर किए गए जो कंटेंट है उसको भी फॉलो करना है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपको कहीं से लेकर कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी साथियों। बस आपको क्या करना है, मेरे द्वारा बताए गए रास्तों पर चलना है और उसे अच्छे से फॉलो करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2-4 दिनों तक चलते हैं और फिर बाद में नहीं चलते हैं, अर्थात कह सकते हैं 2-4 दिनों तक फॉलो करते हैं और फिर फॉलो नहीं करते हैं। जैसा कि बात करते हैं साथियों, एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एशियन हिस्ट्री अर्थात क्लास 6 की एनसीईआरटी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको मैंने तैयार कर दिया, सॉरी उसको मैंने पढ़ा दिया, उसकी प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दिया है। तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में उस उनकी क्लास 6 की जितने भी जितने भी वीडियो हो उस सारी वीडियोज को आप लोग देख डालिएगा, ठीक है, समय निकाल कर। और क्लास 7 की भी बात करते हैं और मॉडर्न मीडियल हिस्ट्री की बात करते हैं साथियों, उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दिया है। तो आप सभी लोग जब भी समय पाए उन सारी वीडियोज को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और आज से हमारा सेशन शुरू हो रहा है साथियों, क्लास 8 की एनसीईआरटी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम करने चल रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। जैसा कि बात करते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न ये है साथियों कि 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में, निम्नलिखित का मतलब हो जाता है जैसे यहां पर जो गवर्नर जनरल लिखे गए हैं, एक तो पहला है साथियों वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग और चौथा गवर्नर जनरल है साथियों लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं। ये 4 गवर्नर जनरल हैं। इन चारों गवर्नर जनरलों में से कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने 1856 में एक कहा, 1856 में एक कहा कि बहादुर शाह जफर जिन्हें द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ये आखिरी मुगल सम्राट होंगे। इसके बाद यानी कि इनकी मृत्यु के बाद कोई अगला शासक नहीं बनेगा, अर्थात मुगल बादशाह नहीं माना जाएगा। तो कौन सा मुगल सम्राट था साथियों, इसके बारे में आप लोग बताइए। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। देखिए वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं, देखिए इसका पूरा नाम था साथियों वारेन हेस्टिंग। ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, तो याद रखिएगा यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो याद रखिएगा, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था साथियों, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं। इन लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो इसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है साथियों, क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षा की बात करते हैं तो इसने ही भारत में इसकी शुरुआत किया था साथियों। फिर तीसरी बात करते हैं तो अगर आप देखते हैं तो ये 1857 की क्रांति के समय या कह सकते हैं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, इसके बारे में याद रखिएगा, ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था साथियों और भारत का पहला वायसराय था। तो भारत का पहला वायसराय कौन था, तो भारत का पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी यही था साथियों। लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो इसने हड़प नीति वाली पॉलिसी अपनाई थी साथियों। इसने एक कानून बनाया था कि जिस राजा के पास अगर कोई पुत्र नहीं है अर्थात उसका उत्तराधिकारी नहीं है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को दूसरे बच्चे को गोद नहीं लेगा। अगर उस राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी सारी संपत्ति ब्रिटिश सरकार की हो जाएगी। एक किसने कहा था साथियों, लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं। आखिर इसे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल क्यों कहा गया, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद अगर आप देखते हैं तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाता है साथियों। 1857 की क्रांति के बाद अगर आप देखते हैं तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाता है साथियों और एक नया उस पद को वायसराय कहा जाने लगता है, यानी कि गवर्नर जनरल की उपाधि चेंज करके वायसराय कर दी जाती है
और जिसकी वजह से अगर आप देखते हैं तो इसे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और फिर आगे चलकर इसी को भारत का वायसराय कर दिया गया। साथियों देखिए 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, एक एक्ट पारित करती है 1858 का, और जिसमें कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अब समाप्त किया जाता है साथियों 1857 की क्रांति के बाद। और भारत में अगर आप देखते हैं तो सीधा ब्रिटेन का शासन होगा। तब क्या होता है, गवर्नर जनरल के भी पद को समाप्त कर दिया जाता है साथियों, और ईस्ट इंडिया कंपनी के भी शासन को समाप्त कर दिया जाता है। फिर भारत में क्या किया जाता है, वायसराय के पद को सृजित कर दिया जाता है। और फिर भारत का पहला वायसराय किसे बनाया जाता है, लॉर्ड कैनिंग को बनाया जाता है। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, तब क्या था कि एक तरह से मुगल सम्राट की बात करते हैं। मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय था साथियों। इसे क्या किया गया, अंग्रेजों ने इसे बंदी बना लिया, अर्थात अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद बर्मा, जैसे म्यांमार के नाम से आप जानते हैं, वहां की जेल में डाल दिया और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी साथियों। ठीक है, तभी से क्या हो जाता है, उसके बाद से मुगल सत्ता पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। और पहले ही यह डिसीजन ले लिया गया था 1856 में, किसके द्वारा लिया गया था, यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है साथियों। तो लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं, तो लॉर्ड कैनिंग यह डिसीजन लिए थे पहले ही 1856 में कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के बाद, अर्थात इनकी मृत्यु के बाद कोई अगला मुगल शासक नहीं बनेगा साथियों, यानी कि बादशाह नहीं माना जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई, जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे साथियों। ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है कि मसलिन अर्थात मलमल, दूसरा ऑप्शन कहता है फुटकर माल अर्थात पीस गुड्स, तीसरा ऑप्शन कहता है मसाले की बात करते हैं, और चौथा ऑप्शन कहता है सूती कपड़े की बात करते हैं साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। देखिए अगर आप देखते हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा साथियों सूती कपड़े की बात करते हैं। ये जो कैलिको है ना साथियों, एक प्रकार का सूती कपड़ा है, तो एक प्रकार का सूती कपड़ा है साथियों, कैलिको की बात करते हैं। अच्छा, इसे अगर आप, इसकी सबसे ज्यादा डिमांड जो थी यूरोप में थी, तो ध्यान रखिएगा इसकी सबसे ज्यादा डिमांड कहां पर थी साथियों, यूरोप में थी। यहाँ पर देखो कहा भी गया है कि पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे, किसे ले गए थे, सूती कपड़े को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलिको एक प्रकार का सूती कपड़ा था जिसे पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत से यूरोप में मंगवाया था साथियों, या इसको मंगवाते थे, इस बात को याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, और इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य युगीन भारतीय काल को समझने का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। तो पहला ऑप्शन कहता है अशोक का अवलेख, दूसरा ऑप्शन कहता है कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, तीसरा ऑप्शन कहता है एक तरह से रवि कीर्ति की प्रशस्ति, और चौथा ऑप्शन कहता है सूरदास की साहित्य लहरी की बात करते हैं साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। देखिए इतिहास को जानने के लिए दो स्रोतों को माना गया है, एक प्राथमिक स्रोत और दूसरा अगर आप देखते हैं द्वितीयक स्रोत की बात करते हैं। प्राथमिक स्रोत उसे माना गया है साथियों जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, और द्वितीयक स्रोत जो होता है प्राथमिक स्रोत से ही मिलकर कहीं ना कहीं द्वितीयक स्रोत बनता है, जिसमें थोड़ा बहुत एक तरह से चेंजेस हो सकता है साथियों। और ऐसे में अगर आप देखते हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेगा। तो रवि कीर्ति की प्रशस्ति मध्ययुगीन भारतीय इतिहास, मध्ययुगीन का मतलब हो जाता है मध्यकाल भारत को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है साथियों, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, और इस प्रश्न का सही जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए प्रश्न में ये कहा गया है कि औपनिवेशिक शासक के दौरान अनुबंधित मजदूरों को बागानों में से काम करने के लिए भारत से किस देश ले जाया गया था साथियों। देखिए यहाँ पर अनुबंधित मजदूर का मतलब हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट वाले मजदूर, जिनके साथ कोई ना कोई एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। उन मजदूरों की सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ हुआ करते थे। औपनिवेशिक शासक का मतलब हो जाता है, या औपनिवेशिक काल का मतलब हो जाता है जब कोई देश दूसरे देश पे शासन करता है तो उसे औपनिवेशिक काल कहा जाता है साथियों उस देश का। जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत को कहा जाता है आजादी के पहले भारत जो था औपनिवेशिक काल वाला
देश था साथियों। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा देश था जहां पर अनुबंधित मजदूरों अर्थात कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों की ज्यादा डिमांड थी साथियों। पहला ऑप्शन यह ले जाया जाता था त्रिनिदाद, दूसरा ऑप्शन कहता ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन कहता है क्यूबा, चौथा ऑप्शन कहता है चीन। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे साथी हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। देखिए अगर आप देखते हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा साथियों पहला हो जाएगा, इसके बारे में समझ लीजिएगा। त्रिनिदाद की बात करते हैं तो कैरिबियन क्षेत्र का एक प्रमुख द्वीप है साथियों। यह त्रिनिदाद टैबिको देश का एक हिस्सा माना जाता है। यह देश अगर आप देखते हैं तो पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों, जी बताइए। नहीं, गेट बंद कर लीजिए। चलिए, औपनिवेशिक काल में भारत से अनुबंधित मजदूरों को मुख्य रूप से बगानों के काम करने के लिए त्रिनिदाद और अन्य कैरेबियन देशों में ले जाया गया था। इन मजदूरों को मुख्य रूप से ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा चाय और चीनी बगानों के काम के लिए भेजा जाता था साथियों। चलिए अब हम बात करते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न के बारे में। इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप पुराने हैं तो इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा उन सभी साथियों को जिन्हें इसकी जरूरत है साथियों। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न कहता है कि भारत में ब्रिटिश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। का मतलब कथन ए और आर दिया गया है। पहला कथन अभिकथन कहता है साथियों स्टेटमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था। देखिए स्थायी बंदोबस्त क्या था, तो अंग्रेजों के द्वारा अगर आप देखते हैं तो कर वसूलने का एक तरीका था। अंग्रेजों ने क्या किया था, एक तरीका अपनाया था साथियों। वो तरीका ये था कि इसको ऐसे समझिएगा। देखिए ये हो गए अंग्रेज, ठीक है, ये हो गए अंग्रेज, ये हो गए जमींदार, और ये हो गए किसानों की बात करते हैं साथियों। अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त में क्या किया था कि जमींदारों से सीधे टैक्स ना लेकर, अंग्रेजों ने किसानों से सीधे टैक्स ना लेकर अंग्रेजों ने ये फिक्स किया था जमींदारों से कहा था कि आप लोगों को क्या करना है कि साल भर में एक निश्चित टैक्स हमें पे करना है। ठीक है, एक निश्चित टैक्स हमें पे करना है, और आपको कहां से टैक्स लेना है, इनसे लेना है। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त में अगर आप देखते हैं तो अंग्रेजों ने यह नीति अपनाई थी कि सीधे किसानों से टैक्स ना लेकर जमींदारों से टैक्स लेते थे। इससे एक तरह से अंग्रेजों को फायदा हुआ करता था, क्योंकि किसानों से हर एक किसान से टैक्स वसूलने में इनको परेशानी हुआ करती थी, और इसमें इन्होंने क्या कर दिया था कि सीधे और सीधे जमींदारों से टैक्स वसूलते थे। इससे काफी ज्यादा इनको फायदा हुआ करता था साथियों। ठीक है, और महलवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं, ये भी एक तरह की व्यवस्था है, ये भी एक तरह की व्यवस्था है साथियों। कर वसूली की बात करते हैं, जिसमें अगर आप देखते हैं तो गांव के एक व्यक्ति को मुखिया बना दिया गया था। गांव के एक व्यक्ति को मुखिया बना दिया गया था। अंग्रेजों ने कहा कि आपको क्या करना है, इन लोगों से टैक्स वसूलना है, और उसके बाद क्या करना है, मुझे टैक्स पे करना है। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था में ये था साथियों। चलिए दूसरी बात करते हैं। कारण में ये कहा गया है इन बंदोबस्तों को कृषि पद्धति में खासकर सिंचाई व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। ठीक है, जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे साथी हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। देखते हैं हमारे कितने ऐसे साथी हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब दे सकते हैं। देखिए अगर आप देखते हैं तो इस मतलब जो पहला अभिकथन है, स्टेटमेंट है, ये तो सही है भैया। ठीक है, अब इसमें क्या है, इन बंदोबस्त को कृषि पद्धति में खासकर सिंचाई व्यवस्था के लिए सुधार की जरूरत थी। तो यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था के सुधार के लिए नहीं किया गया था, बल्कि किसानों की पद्धति ये थी कि ज्यादा से ज्यादा और अच्छे तरीके से क्या करना, टैक्स वसूलना। ठीक है, यहाँ पर सिंचाई के लिए नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था जो उन लोगों ने किया था साथियों, वो किया था किसके लिए, टैक्स वसूलने के लिए किया गया था। और साथ ही साथ जमींदारों के पास पैसा ज्यादा हुआ करता था, तो पैसा एक तरह से जमींदारों के पास हुआ करता था, तो जमींदारों को इसलिए ऐसा इन लोगों ने किया था या दिया था, ऐसी चीजें इसलिए जमींदारों को इन लोगों ने सौंपा था अंग्रेजों ने, ताकि जमींदार क्या करें, ज्यादा से ज्यादा खेतों में क्या कर सके साथियों,
इन्वेस्टमेंट कर सके, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा होता है और ज्यादा से ज्यादा वे उत्पादन करेंगे या उत्पादन करवाएंगे, और जिससे ज्यादा से ज्यादा हमें टैक्स मिल सकेगा। अंग्रेजों की बात करते हैं। इसलिए अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर पहला सही है साथियों, और दूसरा जो हो जाता है गलत हो जाता है। तो ए सही है, आर गलत है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को किसानों से लचीले रूप से लगान इकट्ठा करना होता था तथा कंपनी को स्थायी देना होता था। ठीक है। दूसरा कारण ये कह रहा है कि लगान को लचीला बनाने के पीछे कंपनी की सोच ये थी कि जमींदारों को भूमि को बेहतर बनाने के लिए, खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा साथियों। ठीक है, या करने के लिए ऐसा किया गया था। ठीक, इनमें से अगर आपको देखते हैं तो सारे ऑप्शन हैं, इन ऑप्शनों में से देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, ऐसे प्रश्न को करने के लिए थोड़ा से स्थायी मतलब थोड़ा इत्मीनान से पढ़ना पड़ता है। अगर आप इत्मीनान से पढ़ेंगे तभी ऐसे प्रश्न को कर पाएंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। देखिए, कहा जा रहा है स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को किसानों से लचीले रूप से लगान इकट्ठा करना होता था और कंपनी को स्थायी राजस्व देना होता था साथियों। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही है साथियों, बिल्कुल सही है। अब फिर से समझिएगा। अब क्या है कि लगान को लचीला बनाने के पीछे कंपनी की सोच थी कि जमींदारों को भूमि को बेहतर बनाने के लिए, खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बिल्कुल सही साथियों। तो आर भी सही है। लेकिन अगर आप देखते हैं तो आर जो है एक तरह से एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है साथियों, क्योंकि एक साथ अगर आप देखते हैं तो राजस्व वसूली की बात करते हैं, अर्थात मतलब ब्रिटिश सरकार का एक उद्देश्य ये भी था कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना भी कहीं ना कहीं था साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, ए सही हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। ये देखिए, आर सही भी है लेकिन यह सही व्याख्या एक ही नहीं कर रहा है। दरअसल कंपनी ने जमींदारों को लचीला बनाकर राजस्व एकत्रित करने का उद्देश्य यह था कि जमींदारों के पास ज्यादा धन हो ताकि वे भूमि सुधारों में निवेश कर सके। तो मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि जमींदारों के पास ज्यादा पैसे होते हैं और ज्यादा पैसे होने की वजह से जमींदार क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जमीनों में अर्थात खेतों में निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इससे क्या होगा कि जब ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो जमींदारों के पास ज्यादा आएगा, तो जब ज्यादा आएगा तो वे हमें भी टैक्स के रूप में ज्यादा देंगे साथियों। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। इसलिए अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो है आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन कहता है कि विधवा विवाह के पक्ष में 1756 में एक कानून पारित किया गया था। क्या ये बात सही है? दूसरा ऑप्शन कहता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों को हवाला दिया था। देखिए, यहां पर एक कहा जा रहा है जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने जो प्राचीन व्यवस्था मतलब एक तरह से एशियंट काल की बात करते हैं, तो एशियंट काल में क्या हो रहा था कि जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो वो महिला विधवा कहलाती थी, लेकिन वो महिला शादी भी कर सकती थी। तो इसी को आधुनिक काल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये कहते हैं कि प्राचीन काल में जब ऐसी व्यवस्था थी तो क्यों आज ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है। क्या ये बात सही है? अब तीसरी बात समझिएगा। विधवा विवाह कानून पारित होने के बाद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या में क्या काफी बढ़ोतरी हुई थी? क्या ये बात सही है? अब डी ऑप्शन कहता है जिन विधवाओं ने विवाह किया उन्हें समाज ने आसानी से स्वीकार किया, यहां तक कि रूढ़िवादी तबके ने भी इसकी प्रशंसा किया था। क्या ये बात सही है साथियों? बड़ा ही अचरज क्वेश्चन है, बड़ा अद्भुत क्वेश्चन है और बड़ा कठिन क्वेश्चन है। इस प्रश्न का हर कोई जवाब नहीं दे पाएगा, मुझे पता है। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। देखिए,
औपनिवेशिक काल का मतलब अंग्रेजों का काल, समझ लीजिए, एक तरह से ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस समय विधवा विवाह के संदर्भ में चार बातें लिखी गई हैं। इन चार बातों में से एक बात सही है, वो कौन सी बात सही है आप लोग बताइएगा। देखिए, विधवा विवाह के पक्ष में 1756 में एक कानून पारित किया गया था, नहीं, विधवा विवाह के संदर्भ में 1856 में एक कानून पारित किया गया था। इसलिए पहला तो भैया गलत हो जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करते हैं, इनको पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या एक तरह से हवाला दिया था कि प्राचीन ग्रंथों में, पुराने ग्रंथों में देखा जाए, एशियंट काल के जो ग्रंथ रहे हैं उसमें बताया गया, चाहे रामायण महाभारत काल की बात करते हैं, उसमें कहा गया था अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो गई है तो वो महिला दोबारा शादी कर सकती थी साथियों। तो इनकी बात बिल्कुल सही है। अब फिर से समझिएगा, तीसरा ऑप्शन है, विधवा विवाह कानून पारित होने के बाद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई थी। नहीं, बहुत सारी महिलाओं ने कहा कि नहीं भैया, हम शादी उदी नहीं करेंगे, अब एक बार जो होना था हो गया, अब हमारा जीवन तो ऐसे ही चलेगा। समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। चौथा समझिएगा, जिन विधवाओं ने विवाह किया उन्हें समाज ने आसानी से स्वीकार कर लिया। नहीं भैया, देखिए, और महिलाओं ने क्यों शादी नहीं किया था, क्योंकि यहाँ की वजह से, यहाँ पर डी ऑप्शन की वजह से अगर आप देखते हैं, बहुत सारी महिलाओं ने शादी इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर किसी ने शादी कर भी लिया ना, समाज उसे स्वीकार नहीं करता था। कैसे? जब कोई धार्मिक अनुष्ठान या कोई शुभ कार्य हुआ करता था, उनको बुलाने से वे हिचकते थे साथियों, और जिसकी वजह से कई महिलाओं ने फिर शादी भी नहीं किया था, बहुत सारी महिलाओं ने। तो यहाँ पर यदि आप देखती हैं तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जो कानून पारित किया गया था साथियों, उस कानून को याद रखिएगा, द विडो रीमैरिज एक्ट 1856, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, और इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। देखिए, प्रश्न में एक कहा जा रहा है कि ए बी सी तीन ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन को आप पढ़िए और सही जवाब ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। पहला ऑप्शन कहता है कि 19वीं शताब्दी में नए शहरों में मजदूरों की मांग बढ़ी थी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, मजदूरों की डिमांड बढ़ने लगी साथियों, नए शहरों में, मतलब बहुत सारे शहर तब तक बस गए थे, ठीक है। गांव और कस्बों से अपेक्षाकृत धनी लोग शहरों में मजदूरी के लिए जाने लगे। मतलब जो ठीक ठाक लोग थे वे ज्यादातर कहां जाने लगे साथियों, कि गांव को छोड़कर कस्बों या शहरों में जाने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि वहां क्या है, शहरों में सम्मान है, किसी भी तरह के कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है, जैसे आ जाए। हालांकि नए स्थानों पर काम की दशाएं कठोर थी। देखिए, जब नया स्थान जो हुआ करता था वहां पर नियम कठोर हुआ करते थे काम के, लेकिन निचली जातियों के लोग स्वर्ण जमींदारों के द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे से छूट निकलने का एक मौका था साथियों। देखिए, जो गांव के मजदूर हुआ करते थे ना, वे इसलिए भी जाया करते थे या जाते थे क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, जमींदार काम भी करवाते थे, मारते भी थे, डांटते भी थे, उनके साथ भेदभाव भी करते थे, और जिसकी वजह से एक मौका मिल गया कि शहरों में भी काम मिल रहा है। तो यहाँ के जो गांव के मजदूर थे ना, वे मौका देखकर यहाँ से निकलना शुरू कर दिए, क्योंकि उनके लिए इससे अच्छा बेहतर मौका नहीं है, क्योंकि शहरों में कोई भेदभाव उतना ज्यादा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ए बी सी तीनों सही है साथियों, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस बात को याद रखेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। इस प्रश्न का सही जवाब ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। शक्ति के पुराने केंद्र, शक्ति मतलब पावर की बात की जा रही है। देखिए, अब भारत को पहले समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे भारत की बात करते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत। पूरे भारत के लिए कौन से काम करती है सरकार? भारत सरकार काम करती है ना। भारत सरकार क्या करती है कि पूरे देश के लिए काम करती है, ठीक है। भारत सरकार, जिसे केंद्र सरकार के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? केंद्र सरकार के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या है,
भारत सरकार को अगर आप देखते हैं या केंद्र को यदि आप देखते हैं तो राज्यों में डिवाइड किया गया है। किसमें डिवाइड किया गया है? राज्यों में साथियों। तो यहां पर फिर क्या हो जाते हैं? राज्य सरकार काम करती है। कौन काम करती है साथियों? राज्य सरकार की बात करते हैं। अरे कोई बात नहीं, राज्य सरकार की बात करते हैं। तो केंद्र को राज्यों में बांटा गया है और राज्यों को अगर आप देखते हैं तो भैया जिलों में बांटा गया है और जिलों को तहसीलों में बांटा गया है। तहसीलों को अगर आप देखेंगे तो गांव में बांटा गया है महोदय। इसमें बांटा गया है तो गांव में बांटा गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि शक्तियों को यहां पर क्या किया गया है? डिसेंट्रलाइज किया गया है, यानी कि विकेंद्रीकृत किया गया। मतलब आप देखते हैं तो सबसे ऊंचे स्थान से लेकर निचले स्थान तक शक्तियों को एक तरह से बांटा गया है। और यहां पर यदि आप देखते हैं उसी संदर्भ में कहा जाएगा शक्ति के पुराने केंद्रों जैसे 19वीं शताब्दी में सूरत के ढहने और प्रशासन के नए केंद्रों के पैदा होने को किया गया के रूप में क्या व्याख्यात किया गया? थोड़ा से क्वेश्चन अटपटा सा है कि 19वीं सदी में एक तरह से पुराने मतलब जो शक्तियां रही हैं, जो पावर्स रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, या कह सकते हैं उस समय की सरकार की बात करती हैं, उसने अपने शक्तियों को एक निचले स्तर तक क्या कर दिया? बांट दिया साथियों। तो यहां पर उसके संदर्भ में कौन सी चीजें व्याख्यात कर रही हैं? तो विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। दो प्रश्न हमारे और हैं, ठीक है। औपनिवेशिक शासन में के दौरान अनुबंधित किसानों को बागान में काम करने के लिए भारत से किस देश में ले जाया गया? पहला ऑप्शन त्रिनिदाद, चौथा बताइएगा। ये मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, त्रिनिदाद सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक काल का मतलब अंग्रेजों के काल में, अंग्रेजों के समय में मंदिर प्रवेश आंदोलन का साधन बना। मतलब एक आंदोलन चला गया था कि जो अछूत वर्ग के लोग हैं उन्हें भी क्या करना चाहिए? मंदिर में जाना चाहिए, मंदिर में प्रवेश की अनुमति देना चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है जाति प्रथा को चुनौती देना, अस्पृश्यता का उन्मूलन। सभी के लिए बिना जाति भेदभाव मंदिरों को प्रवेश हेतु खोलने के लिए आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। जाति प्रथा को चुनौती और समाज में समानता लाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। समाज में व्याप्त जाति पूर्वाग्रह को प्रकाश में लाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था औपनिवेशिक काल में कि मंदिर प्रवेश आंदोलन। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन किस लिए चलाया गया था? आपको ये बताना है कि कौन सा साधन बना था। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन इसलिए चलाया गया था ताकि सभी को मंदिर में जाने की अनुमति मिल सके बिना किसी भेदभाव के, जाति भेदभाव। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में हमेशा से जाति डिस्क्रिमिनेशन रहा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रहा है साथियों। और इसके लिए क्या किया गया था? इस आंदोलन को चलाया गया था। तो एक साधन के रूप में इस आंदोलन ने काम किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस जो लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आया था, मतलब ये 4 राज्य हैं, इन चारों राज्यों में से वो कौन सा राज्य था जिसमें सेंट थॉमस 2000 साल पहले आया था? तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय सेंट थॉमस को ही जाता है। तो बताइए कौन सा राज्य है साथियों? किस राज्य में सेंट थॉमस सन 2000 में आया, 2000 साल पहले आया था? एक क्लास 6 की एनसीईआरटी की बात करते हैं, सिविक्स में इसके बारे में बहुत अच्छे बताया गया। बताइएगा आप सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात इतनी है साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केरल की बात करते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो 2000 साल पहले सेंट थॉमस केरल आता है और केरल में ईसाई धर्म लेकर आता है साथियों। और तभी से माना जाता है कि पूरे भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे माना जाता है? सेंट थॉमस को माना जाता है। तो साथियों जैसा कि बात करते हैं, आज मैंने आप लोगों को 12 प्रश्न करवा दिया है, ज्यादा नहीं 12 प्रश्न करवा दिया है। आप सभी लोगों का कर्तव्य बनता है या ड्यूटी बनती है, सॉरी कर्तव्य को ही ड्यूटी कहा जाएगा, आप सभी लोगों की ड्यूटी बनती है साथियों कि आप लोग क्या करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें।
क्योंकि जितना ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना अच्छे तरीके से और मैं और मैं अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को। बस ये संख्या बढ़नी चाहिए, हर दिन की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लगातार ये वीडियो मैं शेयर करता रहूंगा। अभी रिकॉर्डेड वीडियो शेयर कर रहा हूं, बहुत जल्द मैं लाइव भी लेकर आऊंगा। लेकिन अभी थोड़ी सी कुछ परेशानियां चल रही हैं हमारे सिस्टम में, जैसे कि टेक्निकली जैसे लैपटॉप में प्रॉब्लम है, वाईफाई के तो वैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन लैपटॉप में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अभी मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ। बहुत जल्द मैं मैराथन क्लास भी लेकर आऊंगा 10 ईयर मतलब 10 ईयर के जो क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, इस पूरे इतिहास के और इसी तरह से सिविक्स हर एक विषय के लेकर आऊंगा। ठीक, चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में। अगर आप लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो जाते जाते कमेंट करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।